हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे सिरामिक्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे पूरा सिरामिक्स के टाइप्स डिस्कस किए थे, लाइक ग्लास, रिफ्रैक्टरीज और एक्सेट्रा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरे मटेरियल साइंस की वीडियो का आपको लिंक चाहिए तो आप उसके नीचे फोल्डर में क्लिक कर सकते हैं। आज मैं आपसे फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरामिक्स डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर हम सिरामिक मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बेसिकली इसमें हम दो प्रोसेस लेते हैं, कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस एंड अ हॉट फॉर्मिंग प्रोसेस। कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस आपका प्रीडोमिनेंट होता है, हॉट फॉर्मिंग प्रोसेस को हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी मेथड की बात करते हैं तो प्रेसिंग, स्लिप कास्टिंग, एक्सट्रूजन यूज़ करते हैं। उसके बाद हम थर्मल ट्रीटमेंट के अंदर ड्राइंग, सिंटरिंग एंड विट्रिफिकेशन करते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको एक एक प्रोसेस का ओवरव्यू दे रही हूँ, जिससे आपका इस साल 2021 में क्वेश्चंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं बात करूँ प्रेसिंग की, यानी जो फर्स्ट आपका प्रेसिंग है, अगर मैं प्रेसिंग की बात करती हूँ तो प्रेसिंग आपकी बेसिकली तीन टाइप की होती है, ड्राई प्रेसिंग, आइसोस्टैटिक प्रेसिंग एंड हॉट प्रेसिंग। अगर हम ड्राई प्रेसिंग की बात करते हैं तो उसमें हम ग्रेनुलर पार्टिकल जो होते हैं आपके सिरामिक के, उसको हम प्रेस करते हैं। प्रेस करने को हम कहते हैं, अगर हम उसको वन साइड से प्रेस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं यूनिएक्सियल। तो हम जो ग्रेनुलर पार्टिकल होता है उसको हम प्रेस करते हैं, यानी यूनिएक्सियल कॉम्पैक्शन करते हैं अलॉन्ग विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और अ ऑर्गेनिक बिंडर इन अ डाई. It is extensively used due to the fact that it can form a wide variety of shape with the uniformity and a close tolerance. ड्राई प्रेसिंग आपका ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है कंपेरेटिवली, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी कम होती है और इसमें यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा होती है। कोल्ड प्रोसेस करने के बाद हम इसके पार्ट को सेंटरिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ मिलता है, जो मैं भी आगे बात करूँगी। अब अगर हम आइसोस्टैटिक प्रोसेस की बात करें तो इन दिस प्रेसिंग द सिरामिक पाउडर इज लोडेड इनटू अ फ्लेक्सिबल एयर कंटेनर, यानी हम सिरामिक पाउडर को एक कंटेनर में डालकर उसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड से प्रेशर को अप्लाई करते हैं। इसको करने को हम आइसोस्टैटिक प्रेसिंग कहते हैं, यानी हम सिरामिक पाउडर को एक कंटेनर यानी फ्लेक्सिबल कंटेनर में रख कर हम उस पर हाइड्रोलिक फ्लूइड से प्रेशर अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड आइसोस्टैटिक प्रेसिंग। आफ्टर कोल्ड आइसोस्टैटिक प्रेसिंग द पार्ट मस्ट बी फायर्ड, यानी उसके बाद हम सेंटरिंग करते हैं टू अचीव द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज एंड माइक्रोस्ट्रक्चर। ये जो टेक्निक होती है आपकी कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव भी होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। आइसोस्टैटिक प्रेसिंग का यूज़ हम रिफ्रैक्टर्स, ब्रिक्स एंड शेप्स को डेफिनेटली बनाने के लिए करते हैं। तो ड्राई प्रेसिंग एंड आइसोस्टैटिक प्रेसिंग कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं हॉट प्रेसिंग की। सिरामिक पार्ट ऑफ अ हाई डेंसिटी एंड इम्प्रूव्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग द प्रेसिंग एंड फायरिंग ऑपरेशन इन द प्रोसेस। यानी जो हॉट प्रेसिंग आपका जो मेथड है, इसमें हम दोनों प्रोसेस को कंबाइन कर देते हैं, यानी यूनिएक्सियल और आइसोस्टैटिक प्रोसेस दोनों को मिलाकर यूज़ करते हैं। ये आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए हम इसको बेसिकली कम प्रेफर करते हैं। अभी हमारा प्रेसिंग कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कास्टिंग। कास्टिंग भी आपकी दो टाइप की होती है। फर्स्ट कास्टिंग होती है टैप कास्टिंग। अगर आप इसी के स्टूडेंट हो तो आपको आइडिया होगा कि जो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना होता है उसमें जो हम थिन सिरामिक लेयर को यूज़ करते हैं वो हम बेसिकली टैप कास्टिंग के थ्रू मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके अलावा आता है स्लिप कास्टिंग। बाय यूजिंग स्लिप कास्टिंग प्रोसेस सिरामिक शेप्स कैन बी कास्ट, यानी जो भी सिरामिक्स है उनकी शेप्स को देने के लिए। अगर हम शेप्स की बात करें तो आप फ्लावर पॉट देखते हैं, उस टाइप की शेप को देने के लिए हम आपका बेसिकली स्लिप कास्टिंग को यूज़ करते हैं। कास्टिंग का बेसिक मतलब है ढलाई करना, यानी उसको शेप प्रोवाइड करना। इट इज़ advantageous for forming twin walled and a complex shapes of uniform thickness. The process is especially economical for development part and a short product runs. उसके बाद हम एक्सट्रूजन करते हैं, यानी one can produce a single cross section and a hollow shapes of ceramic material by extruding these material in the plastic state through a forming die. जब हमारी शेप यानी हम इसका शेप ढाल लेते हैं, उसके बाद हम एक कांस्टेंट एरिया को लेते हैं, या मतलब आपके जो भी मटेरियल है उसके कांस्टेंट पार्ट को लेकर उसको एक्सट्रूड करते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड टू प्रोड्यूस रिफ्रैक्टिव ब्रिक, स्क्वायर, पाइप, हॉलो टाइल्स, टेक्निकल सिरामिक्स। ठीक है, उसके बाद जब आपका प्रेसिंग,
कास्टिंग एंड एक्सट्रूजन हो जाता है तो हम उस पर थर्मल ट्रीटमेंट करते हैं. दिस इज एन एसेंशियल स्टेप इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरामिक. वी विल कंसीडर ड्राइंग, सिंटरिंग एंड विट्रिफिकेशन. ड्राइंग एंड बाइंडर रिमूवल. द मेन पर्पज ऑफ ड्राइंग सिरामिक इज टू रिमूव वाटर फ्रॉम द प्लास्टिक सिरामिक बॉडी प्रायर इट इज फिक्स्ड एट हायर टेम्परेचर. यानी अगर हम ग्लास सिरामिक या आपके जो भी अलग अलग डिफरेंट सिरामिक्स होते हैं उसमें से हम वाटर को रिमूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं ड्राइंग और आपका बिंडर रिमूवल. इट इज फिक्स्ड एट अ हायर टेम्परेचर. Usually drying to remove water is carried out and below 100 degree centigrade and can take up to a 24 hour for a large ceramic plant. थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है स्टूडेंट, बट आप नाम याद रखिए एटलीस्ट कि सिरामिक की मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या प्रोसेस होती है और हर प्रोसेस के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए. इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. नेक्स्ट आता है आपका सिंटरिंग प्रोसेस. इस प्रोसेस में आप बेसिकली मटेरियल को बॉन्ड करते हैं यानी उसको एक साथ टुगेदर करते हैं. दिस इज द प्रोसेस बाय विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ मटीरियल आर बॉन्डेड टुगेदर बाय सॉलिड स्टेट डिफ्यूजन. यानी डिफ्यूज करके जो बॉन्डिंग का प्रोसेस होता है वो आपका सिंटरिंग कहलाता है. दिस थर्मल ट्रीटमेंट इन सिरामिक मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोरस कॉम्पैक्ट इनटू अ डेंस कोहेरेंट प्रोडक्ट. दिस प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोड्यूस सिरामिक शेप्स लाइक एल्यूमिना, फेराइट, बेरिलिया एंड टाइटेनेट्स. अब अगर हम ये यहाँ पर आपका प्रॉपर प्रोसेस आपका खत्म होता है. अब हम यहाँ जो आपका विट्रिफिकेशन बचा हुआ है, मैं अभी आपको क्ले फैब्रिकेशन बताऊंगी तो वहाँ पर ओवरव्यू दे दूंगी. इसके बाद हम बात करते हैं फैब्रिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिरामिक्स में. अगर हम स्पेशली ग्लास की बात करें तो ग्लास के लिए हमने, आप इस कर्व को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो ग्लास है वो नॉन क्रिस्टलाइन है. नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका कोई क्रिस्टलाइन मटीरियल है और उसको अगर आपको सिरामिक फॉर्म में या उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, जो एक आपका लिक्विड होता है हाई टेम्परेचर पे होता है उसके टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं अप टू द मेल्टिंग पॉइंट. उसके मेल्टिंग पॉइंट तक उसको कूल डाउन करेंगे. उसके बाद जो भी आपका मटेरियल है वो आपका क्रिस्टलाइन हो जाएगा. बट यहाँ पर ये ग्रीन ग्राफ आप जो देख रहे हैं, ये ग्रीन ग्राफ आपका रैपिड चेंज दिखा रहा है. यानी जब आपका मेल्टिंग पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे तो जो आपका ग्राफ है रैपिडली डिक्रीज करेगा, यानी उसके स्पेसिफिक वॉल्यूम में रैपिडली चेंज आएगा. दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइन. अगर हम नॉन क्रिस्टलाइन की बात करते हैं यानी अगर हम ग्लास की बात करते हैं तो वहाँ पर ये केस नहीं है. वहाँ पर आप जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करोगे वैसे वैसे आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है आपका ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा. तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा. एज वी कूल डाउन द हाई टेम्परेचर बेस्ड लिक्विड इन क्रिस्टलाइन देन स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, यानी आपका रैपिडली डिक्रीज करेगा. बट इन केस ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल लाइक ग्लास ये आपका ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा. होपफुली आपको समझ में आ गया हो. तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी स्टेट आती हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट है. तो मेल्टिंग पॉइंट के बाद आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर आता है, यानी अगर आप उसके स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिक्रीज करते हुए उसको एक आपका जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से कम करेंगे अगर आप, तो आपका ग्लास फॉर्म होता है. तो यहाँ पर पहले आपका मेल्टिंग पॉइंट आता है, उसके बाद से वर्किंग पॉइंट आता है. ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिखाए नहीं है बट आप इस चीज़ को याद रखिएगा. वर्किंग पॉइंट आता है, फिर सॉफ्टनिंग, फिर अनीलिंग, फिर ग्लास ट्रांजिशन. और अगर ग्लास ट्रांजिशन से भी अगर हमने बहुत ज़्यादा उसके टेम्परेचर को कम कर दिया तो एक स्ट्रेन पॉइंट आएगा, उसके बाद उसका फ्रैक्चर हो जाएगा यानी ग्लास आपका टूट जाएगा. तो ग्लास की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्लास की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम बेसिकली टेम्परिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं. इसके अलावा जो आपका सुपर कूल स्टेट है, ये सुपर कूल स्टेट आपका क्या बताता है, द मटेरियल टेम्परेचर इज लोअर डाउन बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट इट्स सॉलिडिफिकेशन. ग्लास टेम्परिंग हम क्यों यूज करते हैं, हम ग्लास की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ताकि वो फ्रैक्चर ना हो. सो ग्लास टेम्परिंग इज यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लास और अ कॉल्ड थर्मल टेम्परिंग. टी इज द, यहाँ पर अगर हम टी की बात करें जो हमारा टेम्परेचर है ग्लास का उसको हम आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी टीजी और सॉफ्टनिंग पॉइंट टेम्परेचर के बीच का पॉइंट लेते हैं. तो हम पहले जो आपका ग्लास का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करते हैं अप टू द अनियलिंग पॉइंट और उसके बाद इसको कूल डाउन करते हैं स्लोली टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. यानी अगर हम बात करें तो हम उसको अनीलिंग पॉइंट तक इंक्रीज करेंगे. हम जो ग्लास ट्रांजिशन और सॉफ्टनिंग पॉइंट्स के बीच का टेम्परेचर लेंगे और उसको हम इंक्रीज करेंगे अनीलिंग प्रोसेस तक. टी इज इंक्रीज अप टू अनीलिंग पॉइंट देन कूल डाउन स्लोली टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लास. इट इज यूज्ड इन आई ग्लासेस लेंसेज. तो जो हमारे टेम्पर्ड ग्लास होते हैं उसको हम आई ग्लासेस में, फोन स्क्रीन वगैरह में यूज करते हैं. ये चीज़ आप याद रखिएगा.
उसके अलावा अगर जो सिरामिक ग्लासेस हैं उनको अगर हमें क्रिस्टलाइजेशन करना होता है तो हम उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड यानी TiO2 का एडिशन करते हैं। अगर हम क्ले प्रोडक्ट फेब्रिकेशन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ क्ले ना होने के अलावा क्वार्ट्ज और आपका फेल्डस्पेर्स भी होता है, यानी 50% क्ले होता है, क्वार्ट्ज आपका 25% होता है एंड 25% आपका फेल्डस्पेर होता है। तो क्ले फैब्रिकेशन के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोप्लास्टिसिटी। इन दैट केस वी ऐड वाटर इन अ क्ले, देन इट बिकम्स हाईली प्लास्टिक इन नेचर। सो ड्यू टू प्लास्टिक बिहेवियर वी कैन गिव अ डिजायर शेप इनटू इट। वहां पर हम शेपिंग आपका दे रहे थे कास्टिंग प्रोसेस में, यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोप्लास्टिसिटी। अगर हम क्ले फैब्रिकेशन की बात कर रहे हैं उसके बाद हम इसको ड्राइंग करते हैं, यानी इसको रूम टेम्परेचर या अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको ड्राई करते हैं। उसके बाद हम फायरिंग करते हैं। फायरिंग का मतलब इसको हीट देते हैं। वी हीट इट 900 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ हाई टेम्परेचर। सम रिएक्शंस अकर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, इसका जिक्र मैंने पिछले वाले वीडियो में भी किया था। एट अ हाई टेम्परेचर सम रिएक्शंस अकर्स ड्यू टू विच पोर्स ऑफ क्ले रिएक्शन स्टार्ट फिलिंग विद द लिक्विड ग्लासेस। ठीक है, तो जो आपकी जो क्ले के कुछ पोर्स होते हैं वो आपका लिक्विड ग्लास से फिल होने लगते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विट्रिफिकेशन। अगर विट्रिफिकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो आपका मटेरियल बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और वो इजीली फ्रैक्चर करेगा। तो ये कुछ पार्ट्स में आपका होता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विट्रिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। अब हम 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करें तो ये क्वेश्चन आप होपफुली सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपका पिछले वीडियो से लिंक्ड है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में डाला है, क्योंकि अगर आपने पीछे वीडियो सुना होगा तो होपफुली आपको उसकी थ्योरी याद होगी। अब्रेसिव सिरामिक्स आर यूज्ड टू वेयर ग्रिंड और अ कट अवे अदर मटेरियल विच नेसेसरी इज सॉफ्टर। यानी जो आपका अब्रेसिव सिरामिक होता है उस का यूज़ हम दूसरे मटेरियल को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो दूसरा मटेरियल होना चाहिए वो आपका सॉफ्ट होना चाहिए, ये एक नेसेसरी कंडीशन है। ऑब्वियसली अगर ये मटेरियल जो आप इसको कट कर रहे हैं इस मटेरियल से ज़्यादा हार्ड होगा तो वो कट ही नहीं हो पाएगा हाई टेम्परेचर पे भी। तो ये मटेरियल जिसको आपको कट करना है आपका एब्रेसिव सिरामिक से सॉफ्ट होना चाहिए। द प्राइम requisite for abrasive ceramic group of material is hardness or a wear resistance, and a high degree or of toughness is essential to ensure that abrasive particles do not easily fracture. Definitely abrasive सिरामिक की प्रॉपर्टीज़ ही यही है कि उसको टफनेस उसमें ज़्यादा होती ताकि वो इजीली फ्रैक्चर ना कर पाए। तो इसी वजह से वो आपका दूसरे मटेरियल को कट कर पाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो होपफुली डियर आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी 2 से 3 वीडियोस और बची हुई हैं, लाइक पॉलीमर, कंपोजिट एंड फेस डायग्राम एंड नैनो मटेरियल्स के बारे में बताना है, तो ये मैं जल्दी कवर करूंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।